नमस्कार, आइए आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल से एक बार इस चैनल में। आज हम लोग पढ़ते हैं किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या इसे हम लोग बायो-सेवर्ट नियम भी कहते हैं। हमें पता है जब ऑस्टर ने अपना प्रयोग किया तो ये बताया कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस क्षेत्र से चुंबकीय सुई जो है प्रभावित होती है। लेकिन बायो-सेवर्ट ने क्या बताया कि वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको बताने का काम बायो-सेवर्ट ने किया। तो आगे बढ़ाया इन्होंने इस बात को कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे कैसे उत्पन्न होता है। तो बायो-सेवर्ट ने क्या किया कि एक सीधा धारावाही रेखीय चालक लिया जिसमें धारा प्रवाहित कर दिया I, और इस चालक की एक सूक्ष्म लंबाई लिया उन्होंने डेल्टा L, छोटी सी लंबाई, और इस चालक से R दूरी पर एक बिंदु ले लिया P, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र याद करना था कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। और इस चालक से ये बिंदु की जो सीधी रेखा है वो कोण बना दिया थीटा। तो बायो-सेवर्ट ने बताया कि इस सूक्ष्म जो लंबाई है डेल्टा L, इसके कारण जो P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह धारा पे, इसकी लंबाई पर, इससे दूरी पर, और वह कितने अंश कोण पे वह बिंदु है चालक से, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। तो बायो-सेवर्ट ने बताया कि जो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है अर्थात डेल्टा B, वह जो है इस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह पाया कि अगर धारा का मान बढ़ेगा तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ जाएगा। दूसरा ये देखा कि अगर चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए, यानी डेल्टा L का मान बढ़ा दिया जाए, तो भी यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। तो जो डेल्टा B है वह चालक की लंबाई के भी समानुपाती होती है, और जो चालक और उस बिंदु के बीच का कोण है उसकी ज्या के भी समानुपाती होता है, अर्थात साइन थीटा। लेकिन जो चालक और उस बिंदु है उसके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार बायो-सेवर्ट ने बताया कि किसी चालक में अगर धारा बह रही हो तो उस चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उस चालक में बहने वाली धारा, चालक की लंबाई और चालक और उस बिंदु के बीच बने कोण की ज्या, तीनों के समानुपाती तथा उस चालक से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन चारों को हम मिलाते हैं तो डेल्टा B समानुपाती I डेल्टा L साइन थीटा बाई R स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और एक नियतांक लाएंगे तो यहाँ पे नियतांक का प्रयोग होता है म्यू 0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये है बायो-सेवर्ट का नियम, जहां म्यू 0 को हम निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू 0/4 पाई का मान, म्यू 0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁻⁷, या अगर म्यू 0 की वैल्यू देखें तो म्यू 0 बराबर 10⁻⁷ गुणे 4 पाई न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। म्यू 0 का मान होता है 10⁻⁷
गुणे 4 पाई न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये बायो सेवर्ट ने बताया कि किसी चालक के कारण r दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। साथ ही साथ इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है उसकी दिशा के लिए दाएं हाथ के नियमों का प्रयोग करते हैं। क्या है दाएं हाथ का नियम? कि यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, अंगूठा यदि चालक में धारा बह रही है तो उस दिशा में हो और ये अंगुलियां उस बिंदु की ओर हो जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अंगुलियां उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियां उस बिंदु पर हो, बिंदु की ओर दर्शाती हो, अंगूठा उस चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो जो हथेली से धक्का दिया जाएगा वो हो जाएगा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर चूंकि इस चालक के दाहिनी तरफ ये बिंदु है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत अंदर की ओर है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा बी को हम लोग क्रॉस से दिखाए हुए हैं। तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। अगर यही बिंदु बाएं हो जो कि आपका पी डैश दिखाया गया है तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है, बिंदु इधर है, चालक में धारा ऐसे बह रही है, तो यहाँ हथेली से धक्का जो है बाहर की इधर दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बिंदु से दर्शाते हैं। तो किसी तल के लंबवत अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो वहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से दिखाएंगे, और यदि इस तल के लंबवत बाहर की ओर है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग एक बिंदु से दिखाएंगे। यहाँ μ0 का मान हो गया 10 के पावर -7 गुणे 4 पाई न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। आइए थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। μ0 और एप्सिलॉन 0, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है जहाँ के हम लोग जानते हैं कि μ0 जो है वो है निर्वात की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन 0 जो होती है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। तो ये दोनों चुंबकीयशीलता और विद्युतशीलता में क्या संबंध है? तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि μ0 का मान है 4 पाई गुणे 10 के पावर -7। μ0 बराबर 4 पाई गुणे 10 के पावर -7, और हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। तो यहां से अगर देखा जाए तो 1/एप्सिलॉन 0 हो गया 4 पाई गुणे 9 × 10⁻⁹। तो एप्सिलॉन 0 हो जाएगा 1/4 पाई × 9 × 10⁻⁹। अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, μ0 और एप्सिलॉन 0 को। इसको फर्स्ट समीकरण बनाते हैं, इसको सेकंड अगर मान दे तो दोनों को गुणा करें तो μ0 × एप्सिलॉन 0 हो जाएगा 4 पाई गुणे 10 के पावर -7 गुणे 1/4 पाई गुणे 9 × 10⁻⁹। 4 पाई से 4 पाई कट गया, बच गया 10 के पावर -7 बटा 9 गुणे 10 के पावर 9। इसको अगर नीचे ला दे तो 1/9 × 10⁻16, क्योंकि ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 में 7 जुड़ेगा तो 16। अब एक चीज देखें तो ये हमारा एक वर्ग राशि दिख रही है जिसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, और ये हमें पता है कि अनिर्वात में प्रकाश के चाल है, तो इसको अगर हम c लिख दें तो 1/c², अर्थात μ0 × एप्सिलॉन 0 का मान हो गया 1/c², या c² बराबर हो जाएगा 1/μ0 × एप्सिलॉन 0, या c बराबर होगा 1/√μ0 × एप्सिलॉन 0, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि c बराबर μ0 × एप्सिलॉन 0 पर ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस हो जाएगी और करड़ी है
तो इसको हम लोग -1/2 भी लिख सकते हैं। क्लियर? इसका मात्रक क्या हो जाए, चूंकि यह चाल है तो मात्रक आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद में है समझ में आ गया होगा। इसको देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। अगले मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।